बेटा वेव्स को अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगाओगे तो वेव्स इज ए सिंपल टॉपिक, क्योंकि बेटा इसमें इमेजिनेशन इतना ज़्यादा है ना कि फर्स्ट गो में कोई भी बच्चा इसको फुल्ली इमेजिन नहीं कर पाता है। लेकिन बच्चा अगर इसको छोटे छोटे सब सेक्शन में तोड़ दे, कि जैसे हम लोग पहले प्रोग्रेसिव वेव को देखेंगे, उसकी इक्वेशन क्या होती है उसको समझेंगे, और बेटा ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और फिर इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन हम लगाएंगे। बेटा लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें आनी चाहिए, जैसे इसको वेव नंबर कहते हैं। बेटा अगर ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ पुट कर दें, और स्पीड ऑफ द वेव ऑलरेडी हमारा लैम्डा इंटू एफ होता है, तो यही वेव नंबर आपको बेटा 2 पाई बाई लैम्डा भी दिखेगा। और जितनी भी चीजें बेटा आपको छोटी लगती है ना, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, भले आपको कितनी भी छोटी लग रही हो। चलो बेटा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। हमने एक इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव दी हुई है। इसका मतलब होता है कि कहीं से एनर्जी निकल के राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। जब इन दोनों बेटा देखो, इस पूरे सेक्शन को हम फेज कहते हैं। जो भी एंगल आप पुट अप करते हो ना, दैट इज कॉल्ड फेज। तो जब फेज के दो टर्म में अपोजिट साइन आते हैं, जैसे एक प्लस है और एक माइनस, तो हमारी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। अगर दोनों साइन सेम हो जाएंगे तो हमारी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। बेटा मैं आपको बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आप डेटा देखो और जल्दी से आंसर बताओ। आपको, और बेटा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखवाऊं फिर उसी पे क्वेश्चन दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि हर समय बच्चा रिवीजन कर पा रहा है कि नहीं। बेटा कई बार एग्जाम में ना, ये जैसे मैं मीटर और सेकंड लिख रहा हूँ, जब नहीं दिया होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा यूनिट्स लेने होते हैं। बेटा आपको इक्वेशन ऑफ द वेव दिख गई। अब आपसे पूछा दिस इज वेव ऑन ए स्ट्रिंग। वेव ऑन ए स्ट्रिंग को आप तब कर पाओगे जब आपको वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी पता हो। वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है टी बाई म्यू, वेयर टी इज टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी इन द स्ट्रिंग। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और आपके ऑप्शंस दिए हैं ए बिट, बी बिट, सी बिट, डी बिट। 4.0 न्यूटन, 12.5 न्यूटन, 625 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। बेटा आप लोग आंसर बताओ। आप लोग चैट से लेके हर जगह बता सकते हो बेटा, जहां भी आप कंफर्टेबल। सर म्यू दिया है। हाँ बेटा। सर म्यू दिया है। म्यू बेटा एक सेकेंड, लेट मी सी। हाँ म्यू दिया हुआ है बेटा, सॉरी मैंने नहीं दिया, माय बैड। म्यू आपका दिया हुआ है 0.04 kg पर मीटर। दिस इज म्यू। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और बेटा मैं आप लोगों से आज बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा, ये चेक करने के लिए कि आपको आइडिया भी है कि हम लोग सिर्फ, मतलब कई बार बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आता है, अगर उन्होंने घर पे कर रखा है तो। पर वेव में थोड़ी सी इमेजिनेशन भी चाहिए बेटा। तो मैं वैसे क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, जो ये चेक कराएंगे आपको कॉन्सेप्ट बनाए कि नहीं। हाँ बेटा मैं आंसर देख पा रहा हूँ, आप लोग चैट पे भेजो। हम्म, ये बेटा हाँ, गुड बेटा। अब तक मुझे 2 बच्चों का आंसर आया है। गुड बेटा, गुड। मेरे को 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है। मैं करेक्ट वाले बच्चों को एक काम करता हूँ, रुको, हाँ ठीक है। बेटा हाउ मच टाइम यू नीड।
मैं करेक्ट बच्चों के नाम बता देता हूँ जिनका आंसर आ चुका है। इट्स कार्तिक, ऋषि, चिन्मय। हाँ बेटा, आप लोग एक बार फिर से चेक कर लो, आप लोगों ने कोई सिली मिस्टेक की होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा? आपको टेंशन चाहिए, तो टेंशन के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। म्यू है आपके पास ऑलरेडी। स्पीड चाहिए वी। स्पीड कैसे मिलेगी बेटा? स्पीड चाहिए तो आप किस चीज को यूज कर सकते थे बेटा? देखो इस इक्वेशन को देखो, कि आपके पास के अवेलेबल है, आपके पास के अवेलेबल है। कंपेयर करो, आपके पास ओमेगा अवेलेबल है। अगर आप के और ओमेगा को यूज करते तो आपका वी मिल जाता और उससे आपका आंसर आ जाता बेटा। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? हर बच्चे का आंसर अगर वो वैल्यू पुटिंग करेगा तो। ठीक है बेटा? बेटा मुझे पता है आप लोग को ये क्वेश्चन आता है, जस्ट हम लोग रिवीजन करते हैं तो एक टीचर स्ट्रेस दे रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे, तो आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। हाँ बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। बेटा अगर प्रोग्रेसिव वेव ये है तो आप याद रखना एक जनरल इक्वेशन भी होती है। बेटा किसी को प्रोग्रेसिव वेव की जनरल इक्वेशन याद है? व्हाट इज जनरल इक्वेशन बेटा? हमारा इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा क्या हो जाता है बेटा इक्वेशन? क्या बेटा आपको बात समझ आई? दिस इज। अच्छा ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन करो इस पे। आपको इस तरीके से एक डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन यहां से बिगिन हो रहा है। बेटा एक्स टी रूट के बाहर है। आपसे पूछा है कि ये वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और मुझे चारों ऑप्शन के हिसाब से बताना। स्टैंडिंग वेव है, मुझे पता है बेटा अभी मैंने स्टैंडिंग वेव फिर से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पर आई होप आपको थोड़ा सा याद होगा। विथ फ्रीक्वेंसी रूट बी। बी ऑप्शन स्टैंडिंग वेव विथ फ्रीक्वेंसी 1/√b। सी ऑप्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती हुई प्रोग्रेसिव वेव विथ फ्रीक्वेंसी, नहीं विथ स्पीड दे रखी है बेटा, स्पीड √a/b। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रोग्रेसिव वेव लिखा हुआ है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोग्रेसिव वेव विथ स्पीड b/a। तो बेटा आप आराम से अपना आंसर दो। गुड बेटा। अभी मुझे लक्ष्य का आंसर सही मिला है, कार्तिक का आंसर सही मिला है, अर्चना का आंसर सही मिला है। बेटा आप इसको किस तरह से लिखते बताओ? ई की पावर कैसे लिख सकते हो? ये कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? आप चाहते तो इसको √ax का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको √bt का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यही आपको √ax प्लस √bt का होल स्क्वायर दिखता। अगर देखो फंक्शन है तो हमको ये वाला टर्म, गुड बेटा गुड। मुझे बाकी बच्चों का भी आंसर सही मिल रहा है बेटा। देखो मुझको इस तरह का फंक्शन चाहिए, मेरे को ये इस तरह से बनाना है। कोई भी जनरल वेव है, अगर कोई जनरल वेव है तो उसमें हमेशा जो इनपुट वेरिएबल होगा वो इस फॉर्म का होगा। फंक्शन मतलब वो किसी भी पावर में हो सकता है, कैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एज्यूम कर सकता है, बट इनपुट कुछ इस तरह से होगा। तो देखो ई की पावर होना, स्क्वायर होना, ये ऑपरेशन है और ये इनपुट है। तो मैं इसको और रीअरेंज करूंगा, और जब मैं इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिखता हूं कि मैं इसको टी बाहर निकल, टी को ऐसे रखने देता हूं। अब देखो ये माइनस साइन शो करता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन दोनों के बीच में साइन सेम है, तो मुझे पता है नेगेटिव डायरेक्शन की बात होनी चाहिए।
तो मैंने इस तरह से पकड़ा। अब अगर मैं इसमें से बाहर निकाल लूं रूट बी को, तो मुझे मिलता है एक्स रूट ए बाई रूट बी, और अगर मेरा रूट बी बाहर जाता स्क्वायर होके वो बी बन जाता और ये ऐसा दिखता। अब मेरा इनपुट ये है, तो जब मैं इसको अपने t माइनस एक्स बाई वी से कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है रूट ए बाई रूट बी एज 1/v, देयरफॉर v इक्वल टू रूट बी बाई ए। सिर्फ कंपैरिजन से मुझे पता लग जाता कि मेरा आंसर क्या आता। बेटा आंसर इज डी। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, गुड। बेटा ए भी करेक्ट है क्या? क्या दो आंसर हो सकते हैं बेटा? आपको क्या लगता है बेटा, दो आंसर हो सकते हैं? कुछ बच्चे ए और B साथ में बोल रहे हैं। ए का होना मुश्किल है। पर स्टैंडिंग वेव्स तो ये तब बनता है ना, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन वाला भी एक दिया हो। हाँ बेटा, हाँ। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए दो वेव्स को अपोजिट डायरेक्शन से मीट होना जरूरी है बेटा, वरना स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। तो आई होप मैंने आप लोग को ये समझा दिया कि प्रोग्रेसिव वेव इंपॉर्टेंट है, और v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो इजी होते हैं। तो चलो स्टेशनरी वेव की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन फिर क्वेश्चन करेंगे बेटा। बेटा स्टेशनरी वेव की इमेज आपके दिमाग में कैसी बनती है बताओ? स्टेशनरी वेव में आप इधर से एक वेव आती फील करो, एक वेव इधर से फील करो, और फिर ऐसा सोचो कि वो दो वेव फंस जाएगी, वो यहीं रहेगी उसी मीडियम में, वो वहीं पे पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराएगी। आपके दिमाग में स्टैंडिंग वेव को कुछ इस तरह से सोचो कि दो लोगों ने एक रस्सी को दोनों तरफ से, एक इस तरफ से एनर्जी दी, एक इस तरफ से दी, और उस एनर्जी को जब एक जगह मिले तो उस वो एनर्जी ट्रैप हो गई उस रस्सी पे, और अब वो उसको स्टैंडिंग वेव बना दी है। स्टैंडिंग वेव का मतलब कि सारी की सारी एनर्जी वहीं इकट्ठा हो जाए और कोई मोशन ना हो। तो लेट अस से कि तुमने एक वेव इधर से ले ली जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। लेट अस से कि तुमने उसको y1 बोल दिया, इट इज ए साइन। बेटा तुम अपने हिसाब से भी ले सकते हो, मैं कोई एक ले रहा हूं, तुम अपने हिसाब से भी ले सकते हो। इधर से एक दूसरी वेव आ रही है, मैंने उसको ले लिया ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो बेटा जब दोनों के बीच में सेम साइन हो तो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, जब दोनों के बीच में अपोजिट साइन हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो मेरा ये क्राइटेरिया हो गया कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है। अब इन दोनों को मिलाओ, जस्ट ए रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। इन दोनों का रिजल्टेंट। तो बेटा आई होप आपको छोटा सा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये पता हो। बेटा देखो बेटा मैं स्टैंडिंग वेव के लिए ना अलग अलग इक्वेशन भी ले सकता हूँ, मैंने ये चुनी है। आप कॉस में भी लेके स्टैंडिंग वेव बना सकते हो, तो अलग अलग स्टैंडिंग वेव इक्वेशन आएंगी। साइन ए प्लस साइन बी या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला सबको पता है, टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब बताओ बेटा y की वैल्यू क्या आएगी? बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? निकाल के बोलो बेटा। सर 2a साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा एक्स। हाँ वेरी गुड। आपने क्या बोला? 2a साइन ओमेगा टी हाँ कॉस के एक्स। वेरी गुड बेटा। अब बात है कि ये बच्चे जितने रहते हैं वो इसकी इमेजिनेशन नहीं लेते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब हम ओरिजिनल वेव को ले रहे हैं, मान लो उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती, तब हमको क्या दिखता? उसकी मैक्सिमम हाइट ए है। अब बच्चा इस बात को नहीं समझ पाता, जब स्टैंडिंग वेव बनती है, जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो उसको कुछ ये इमेजिन होना चाहिए कि x इक्वल टू 0 से ये y जो आ रही है ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है। सपोज जैसे हमने इस वाले को राइट हैंड साइड जाते देखा तो ये हमारा y1 हो जाता, y1 वर्सेस t। जब मैं y वर्सेस t बनाऊंगा तो बेटा मेरा एम्पलीट्यूड कितना आएगा? बेटा व्हाट विल बी माय एम्पलीट्यूड बताओ? cos kx क्या रिप्रेजेंट करता है इंटू 2a क्या रिप्रेजेंट करता है?
स्टैंडिंग वेव आपको डेफिनेशन पता है कि 2 वेव आपके मिलेंगी, आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इसमें आप 2a cos x को देखोगे तो वो एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है किसी पॉइंट का, और sin ओमेगा टी बताता है कि बेटा sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी हमेशा SHM रिप्रेजेंट करते हैं, और sin और cos हम इस बात से चुनते हैं कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ था। बट एक्चुअली में आप इसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि दिस पार्ट इज एम्पलीट्यूड, दिस पार्ट इज ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन और ये एम्पलीट्यूड, यानी 2a cos kx। यानी अगर मैं कोई वेव बनाऊं तो बेटा एक फीलिंग के साथ सोचो, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, तो इसका ये पार्ट, ये हाइट 2a cos kx होगी, और अगर ये x दूरी पे है तो क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? ये हाइट, यस सर। तो अगर वो आपसे पूछता है दो एक्सट्रीम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4a cos x। तो जो बच्चा इमेजिन नहीं किया वो सोचेगा अच्छा 2a आंसर लिख देते हैं। मेरी बात समझे? अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं तो वो यहां से यहां P1 से P2 तक SHM कर रहा होगा, और साइन ओमेगा टी का मतलब है T इक्वल टू 0 पे वो 0 से स्टार्ट करके ऊपर जा रहा होगा। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दैट इज, ठीक है बेटा। बेटा इस पे क्वेश्चन करोगे? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा आप लोग को ये पता है, अगर हम किसी वेव की, एक सेकंड बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूं बेटा। जी सर। यस ठीक है बेटा, आई होप आप लोग नोट कर रहे होगे। आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, प्रीवियस डेटा के हिसाब से आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। डेटा नोट कर लो बेटा और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20 रेडियन दे रखी है, x इक्वल टू 0.2 मीटर दे रखा है। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, अगर a की वैल्यू 0.4 है तो। और बेटा जो डेटा आपको नहीं समझ आया उसे मीटर में एज्यूम करना, अगर ऐसा यूनिट समझ आती है तो। जल्दी से बेटा मुझे एम्पलीट्यूड बताओ एट x इक्वल टू 0.2, यानी y की वैल्यू निकालो और टाइम की वैल्यू लेना। सर वाई पिछली वाली इक्वेशन का ही है। हाँ y पिछली वाली इक्वेशन का ही है। y आपको निकालना है बेटा, हमेशा याद रखना स्टैंडिंग वेव या किसी भी वेव में दो इनपुट आते हैं हमेशा, टाइम और दूरी। तो टाइम भी मैंने आपको दे रखा है 2 सेकेंड, एक्स भी आपको दे रखा है मैंने 0.2 मीटर। तो मुझे y की वैल्यू बताओ कितनी होगी उस समय, आराम से। आपको पिछले पेज का डेटा देखना है तो मैं दिखा दूंगा बेटा। और बेटा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्ट आंसर है, आप मुझे वैसे ही बता सकते हो कि इतना आया है सर। सर के दिया है। हाँ बेटा के भी दिया है, सॉरी बेटा मुझे के देना था आपको। हाँ बेटा, ये तो आई गेस इजी क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा मैं चैट पे आंसर देख रहा हूँ। हम्म। बेटा आप ध्यान से देखो, हमें सिर्फ y की वैल्यू पूछी है। तुम याद रखना बेटा, उन लोग के लिए बड़ी बात है किसी बच्चे को स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन याद है। अगर तुम लोग अब रिवीजन मोड में हो तो
तो तुम लोग एक बात समझते होगे कि जो बच्चा पूरा कोर्स पढ़ चुका है उसको झटके से ये इक्वेशन याद नहीं आती है, वो वहां डिराइव करता है। आप देखो ना, डेटा आपको उस तरह से दिया गया है कि आप जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा? 0 मिल रहा है। देखो बेटा, जी सर। बस यही बात है कि एग्जामिनर थोड़ा सा चंचल होता है, वो ये नहीं पूछेगा, वो आपको ऐसे बोलेगा कि इज इट ए नोड और एंटी नोड। क्या आप मेरी बात समझे? वो फिर फर्दर चेक करेगा। जब वो कोई इजी कैलकुलेशन देता है तो वो कोई कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करेगा। कुल मिला के उसको आपके दिमाग को भी चेक करना है प्लस आपकी इंफॉर्मेशन को भी चेक करना है। तो y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आप खुद देखो ना, आप साइन ओमेगा टी, नोट हाँ, कॉस के एक्स बन रहा है और के और एक्स इस तरह से अरेंज है, के और एक्स इस तरह से अरेंज है कि आपका आंसर 0 आ जा रहा है, और 0 का मतलब नोड हो गया बेटा। अच्छा बेटा चलो प्रीवियस क्वेश्चन में एक सेकेंड। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ, आप मुझे बताओ इस डेटा के हिसाब से, ये जो डेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, उसके हिसाब से मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा? कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? जो ऑसिलेशन करते हैं उनकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? अगर मैं आपको कोई प्रोग्रेसिव वेव दूं तो आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालोगे? सपोज मैंने आपको दे रखा है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपसे बोला कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी आएगी? क्या निकालते हो आप? सर क्या सर वेलोसिटी ऑफ वेव में तो डेल वाई बाय डेल टी हो जाता है। ये वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी भैया। बेटा आप क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेव में अंतर समझते हो? नहीं सर सर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेव ऑफ तो वेव ओमेगा बाय के ओमेगा बाय के फ्रीक्वेंसी होगी। वेरी गुड। और पार्टिकल बेटा? सर डेल वाई बाय डेल डेल वाई बाई डेल टी इज द करेक्ट आंसर। यस डी वाई बाई डी टी करेक्ट नहीं होता बेटा, डेल वाई बाई डेल टी बोलना, ठीक है? यस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान के। तो इसका अगर मैं डेल वाई बाई डेल टी करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ? एग्जांपल के लिए ए रह गया, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस हो जाएगा, और के एक्स माइनस ओमेगा टी को टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो के एक्स का 0, और माइनस ओमेगा टी का आप करोगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। क्या बेटा ये आपको समझ आ गया? ये पार्टिकल है। हम्म नहीं बेटा, ये डेल वाई बाई डेल टी होता है, डी वाई बाई डी टी नहीं बेटा। डी वाई बाई डी टी का मतलब आप पूरा डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपको के एक्स का भी फिर ऐसे लिखना पड़ता। हम डेल वाई बाई डेल टी करते हैं तो अदर वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? दिस इज पार्टिकल्स वेलोसिटी। और इसको पिक्चराइज करोगे तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब वेव हमें ऐसे जाती दिखती है ना, तो ये पार्टिकल कितनी कस के ऊपर उठता हुआ, या अगर ये यहाँ पे है और नीचे आ रहा है तो नीचे आते हुए। आप किसी पार्टिकल को जब देखोगे ना बेटा, तो एनर्जी आगे बढ़ जाती है पर वो पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है ऐसे करके। तो ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी कस की, वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। हम्म, चलो बेटा फिर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। बेटा देखो, कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनकी इमेजिनेशन कहीं ना कहीं धोखा देती है। कितने बच्चों को बेटा बीट्स की फॉर्मूला याद है? जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। बीट्स होता है एक्शन मैंने सर सबसे बीट्स F2 पहला माइनस F1 मतलब छोटा होना चाहिए। ऐसे लिख दें। मॉड यस सर। हाँ वेरी गुड, दिस शुड बी द करेक्ट वे। ठीक है बेटा। अब बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? अच्छा बेटा ये बताओ कि आप सारे बच्चों को, वैसे ये इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स में नहीं रहती है लेकिन कई बार क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को करना पड़ जाता है। कितने बच्चों को इंटेंसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला पता है? इंटेंसिटी ऑफ द वेव प्रोग्रेसिव वेव के लिए। और आपको उसमें क्या याद रखना होता है बताओ? अगर हम बोलते हैं इंटेंसिटी तो आपको क्या याद रखना चाहिए बताओ? बताओ बेटा। हाउ? ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हाँ वेरी गुड। और कोई फैक्टर बेटा?
आपको हमेशा और पावर के पावर के, हाँ बेटा देखो इंटेंसिटी का मतलब तो आप जानते हो ना बेटा, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी देखोगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, तो पावर पर यूनिट एरिया करके बात कर सकते हो आप। लेकिन अगर हम किसी प्रोग्रेसिव वेव को देखते हैं तो आपको हल्का सा थोड़ा सा ये फैक्टर याद होना चाहिए बेटा, वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, सर, यस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इनटू सर वेलोसिटी डेंसिटी और वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मैं वेव ऑन स्ट्रिंग को देखूं बेटा, वैसे ये है नहीं, पता नहीं क्यों कुछ एग्जाम जैसे बिट्स फिट्स पेपर डाल देंगे, कई बार जेई वाले भी जिनको एक्सपीरियंस लोग पेपर नहीं बनाते हैं कई बार, तो वो आउट ऑफ द कोर्स भी चीजें डाल देते हैं। बट जस्ट आप जान लो तो बेटा घाटा ही क्या है, ठीक है, ये समझ गए, ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अब चाहो तो एग्जैक्ट यस कर सकते हो बेटा, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन बस मुझे इसी क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी वाले पे बनेंगे, किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आप इस तरह से फॉर्मूला नोट कर लो बेटा। ये रो क्या है बेटा, सर डेंसिटी ऑफ द वायर हाँ डेंसिटी ऑफ ठीक है बेटा, आई होप आपने ये बात नोट कर ली। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दो तो आप कर लोगे, यस सर ठीक है बेटा। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। आपको मैं y1 दे रहा हूँ, y1 की इक्वेशन है 2a sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 की इक्वेशन है a sin, आराम से समझना क्वेश्चन, जल्दी नहीं है, 2 ओमेगा टी माइनस 2kx, ठीक है बेटा। आप मुझे ऐसे ये y1 लिखा, ये y2 लिखा, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, मैंने बोला v1 v2, तो आप मुझे बस बताओ v2 बड़ा है या v1, v1 v2 आर द स्पीड ऑफ द वेव, सर इक्वल है इंटेंसिटी बताओ i1 एंड i2, थर्ड में आप मुझे वेव नंबर बताओ k1 एंड k2 को किसका बड़ा है बेटा, और फोर्थ में आप मुझे सिंपल सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ ओमेगा 1 ओमेगा 2। जल्दी से बेटा, वेव को देख के क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप सिर्फ वेव को देखो, इक्वेशन देखो और मुझे बताओ आप क्या क्या समझते हो उसको, क्या सटल चेंज आपके लिए क्वेश्चन बदल देता है, तो आप सही से नहीं समझे हो बेटा। अगर हम इस इक्वेशन को देखें और अपनी a sin kx माइनस ओमेगा टी से कंपेयर करें तो हमको समझ आता है कि पहले का एम्पलीट्यूड 2a है, दूसरे का a है, यानी फर्स्ट केस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, सेकंड केस का कम है। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड कंपैरिजन भी करता तो मेरा आ जाता कि a1 इज ग्रेटर देन a2, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, मुझसे पहले स्पीड पूछी गई है, स्पीड कैसे कंपेयर होती है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ। सर ओमेगा बाई के, तो मतलब वो दोनों का इक्वल है सर हाँ हाँ बेटा हाँ, अब मैं यहाँ ओमेगा बाई के देख रहा हूँ, तो ये ओमेगा है और ये के है, यहाँ पे देखो बेटा ओमेगा के, तो जब 2 ओमेगा बाई 2 के करूँगा तो भी आंसर वही आएगा ओमेगा बाई के, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, फर्स्ट का आंसर सेम हुआ। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं बेटा, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी बेटा, बराबर होगी हाँ बेटा आप जरा देखो यहाँ पे जाके, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के और स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड बराबर है तो हटा दो, यानी अगर मुझे i1 बाई आई टू कंपेयर करना है तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का, यानी f1 स्क्वायर a1 स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर a2 स्क्वायर होगा, ठीक है, देखा बेटा। अब ये बताओ, अगर मैं पहले वाले टर्म को देखता हूँ, पहले वाले टर्म को, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ ओमेगा है और दूसरे वाले टर्म में फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। बेटा अब एक बात समझ लेना, आप सर मुझे ना, I1 इज इक्वल टू I2 आ गया हाँ बेटा i1 इक्वल टू i2 आ जाएगा। बेटा देखो तुम पता है ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हो किसी तरह से तुम्हें ये रिलेशन याद हो, हल्का सा ये प्रोपोर्शनैलिटी याद हो, यस कोई समझदार बच्चा इसको 5-6 बार लिख लेगा, कोई समझदार बच्चा भी क्लास में लाइव सॉल्व करके उसको फील करेगा ताकि उसे ये फॉर्मूला याद रह जाए।
K1 K2 बेटा आप देख पा रहे हो, सिंपली ये K1 होता है, मतलब ये तुम्हारा ऑब्जर्व करो और ये ऑब्जर्व करो, तो सेकंड में 2K लिखा है, फर्स्ट में K लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा। सर K2 ग्रेटर देन K1। और इस वाले केस में बेटा यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। और यस एम्पलीट्यूड तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है बेटा, अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप लोगों को क्या स्टैंडिंग वेव ऑन द जो हम लोगों ने वायर पढ़ी थी, आपको याद है? मैं आप लोगों को चेक करने के लिए, मैं बेटा थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। स्टैंडिंग वेव, मैं डायग्राम वाइज पूछूंगा। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। बेटा देखो, जो ब्रह्म सत्य है कि स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है? बेटा देखो, पता है टीचर आपको पढ़ा तो सकता है, लेकिन एग्जाम में ना वो, बेटा आप किसी भी, जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, कभी भी कोई भी एग्जाम एक्चुअली आपकी नॉलेज के साथ एप्टीट्यूड चेक करता है। आप बार बार देखोगे ना, जो अच्छे एग्जाम पेपर सेट करने वाले हैं, वो बार बार एप्टीट्यूड वर्ड ऐड करते हैं आपके एग्जाम के साथ। अगर टेक्निकल एग्जाम है, मतलब जैसे मान लो उन्होंने ये क्वेश्चन भी दिया है, पर वो तुम्हें ऐसे पूछेंगे, ये मास लटका हुआ है और अचानक से टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, अब स्पीड बढ़ेगी या घटेगी बताओ? अगर इसमें एक वेव बन रही है स्ट्रिंग में, और अचानक से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से स्पीड बढ़ेगी या घटेगी वेव की? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी बेटा, क्यों? सर क्योंकि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब जो टेंशन है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो टेंशन, mg की वजह से है। हाँ और वेरी गुड। लेकिन जो म्यू है सर, मतलब स्ट्रिंग तो फैल जाएगा ना, मतलब एक्सपेंशन से, हाँ इसलिए मतलब बेटा, मान वो। लो स्ट्रिंग का मास m होता तो वो भी चेंज नहीं होगा, पर मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ बढ़ जाएगी, तो म्यू डिक्रीज कर जाएगा, तो आप ऐसे। सर हाँ बेटा बताओ। ये कौन सा है, धागा है या तार है? बेटा ये ये वायर है, वायर वायर वायर। बेटा एक बात समझो मेरी, मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि व्हाट दे वांट टू डू, कि वो आपका एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं कि आप दो टॉपिक्स को कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, आपके पास ओपन थिंकिंग है कि नहीं। और बेटा कुछ पैटर्न, जैसे वो टेम्परेचर बोले तो सोचना कि क्या स्ट्रिंग एक्सटेंशन कर सकती है, क्या ये मास एक्सटेंशन कर सकता है। बेटा अगर ये मास एक्सटेंड भी हो जाता कोई फर्क पड़ता? नो सर। हाँ, तो पूरा सोचना बेटा। अच्छा, स्टैंडिंग वेव ऑन द स्ट्रिंग, मैं पहले आप लोगों का एक रिवीजन चेक कर रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। मान लो आपने कुछ ऐसा केस देखा, ये मैं सिर्फ बाउंड्री के लिए समझा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। तो आपने कुछ ऐसा डायग्राम देखा बेटा, ठीक है? आप ये बाउंड्री हटा दो अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो। रिमूव दिस बाउंड्री, तो इरेजर कहाँ है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। आप मुझे बताओ ऐसा डायग्राम कहाँ बनेगा? क्या ये डायग्राम हमारा स्ट्रिंग फिक्स्ड बोथ एंड बन रहा है कि ये स्ट्रिंग? वन एंड वन। सर हाँ, वन एंड। हमेशा ऐसा डायग्राम तब बनेगा जब हमारा एक एंड पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है और दूसरा एंड पे इस तरह से है। अब हमेशा याद रखना, जो फ्री एंड होगा, फ्री एंड, बेटा एक्चुअली में ये डायग्राम ऐसा है, रस्सी ऐसे है, पर ये उस पे हमारी स्टैंडिंग वेव बनी है, दिस इज स्टैंडिंग वेव। फ्री एंड हमेशा कैसा होगा बेटा? एंटी नोड टाइप का। और फिक्स्ड एंड हमेशा कैसा होगा बेटा? सर नोड। नोड की तरह होगा बेटा। बेटा ये डायग्राम समझ आया? तो इस डायग्राम के लिए मुझे बेटा, अगर मैं लेंथ एल ले रहा हूं, तो मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ कितना होगा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फॉर दिस थिंग। और स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ने के बाद बेटा, क्या आप लोग सोनोमीटर नाम की चीज को जानते हो? नाम सुना है बेटा इसका? यस सर। अच्छा ठीक है, पहले मुझे इसका आंसर सर बताओ।
फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। और अगर आपको बेटा इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा मैं सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत हो। आपको जो आता है मुझे वो बताओ। चलो मान लेते हैं एक बच्चे को सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन याद है, क्लास 9th के हिसाब से सर इसको वेव कहते सर हैं। वो 2l minus 1/4l into velocity. तो 5/4L पर बेटा मैंने आपको एग्जैक्ट रूट डायग्राम, ओवर टी बाई म्यू। हाँ मैंने आपको एग्जैक्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो आप बताओ क्या आंसर होगा। सर 5/4L इंटू रूट ओवर टी बाई म्यू। हाँ, एक बच्चा क्लास 9th से उसको सिर्फ पता है कि इस टाइप का कुछ वेवलेंथ होती है, उसको बाकी चीजें भूल चुका है। तो बेटा अगर वो इस डायग्राम को भी ध्यान से देखे तो उसको समझ आएगा कि ये लेंथ जाएगी λ/2 और यहाँ तक और लेंथ आएगी λ/4। तो ये उसको दिखता पूरा लेंथ 3λ/4 और वो उसको L के बराबर करता, इक्वेशन में जो लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है उसके बराबर करता। तो बेटा उसका लैम्डा निकल आता है। लैम्डा कितना हो गया बेटा? 4L/3। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेटा फ्रीक्वेंसी को आप नोट्स के सर हिसाब से, वेलोसिटी बाय लैम्डा। हाँ आप वेलोसिटी बाय लैम्डे पे लेते हो यहाँ पे, अब आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होता, और वेलोसिटी अगर आपको नहीं दी है या कुछ दी है तो आप टी बाई म्यू लिख लेते हैं और 1/λ की जगह आपका गया 3/4L। ये आंसर आता बेटा, और वो हो सकता है आपको वैल्यू दे देता है, इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। ये बन गया बेटा? यस सर। जी सर। ओके Yes, sir. अच्छा आप मुझे थोड़ी सी इंग्लिश के हिसाब से बताओ। फिजिक्स में एक बीमारी और भी होती है कि दे आस्क यू इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ये वाला फिगर मैं दोबारा बनाता हूँ, आप मुझे बताओ अगर ये वाला फिगर बना हुआ है तो इस डायग्राम को देख के ये कौन सा हार्मोनिक है? आराम से सोच के बताओ विच हार्मोनिक इट इज। सर थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, ओके बेटा, गुड बेटा। और ये टोन के हिसाब से बताओगे तो कौन सी टोन होगी? सर सोच के। फर्स्ट टोन। सर फर्स्ट ओवरटोन सॉरी। अच्छा बेटा Sir, second over. अच्छा एक एक करके, अगर मैं इस वाले केस का, फ्री एंड वाले केस का स्टैंडिंग वेव निकालना चाह रहा हूँ, सपोज मैं एक डेरिवेशन की तरफ जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। स्टैंडिंग वेव फिर सेकंड हार्मोनिक वन एंड फ्री, वन एंड से फ्री है बेटा। तो अगर बच्चा डेरिवेशन करता तो हमेशा क्या करता है, लेंथ की वैल्यू कितनी आती बेटा? याद रखना ये λ/2 होती है, तो λ/2 वाले खूब सारे होते हैं और आखिरी वाला λ/4 होता है ना। तो तुम कभी भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2n+1 इंटू λ/4। ये जनरल फॉर्मूला बना लेंथ के लिए। अगर स्टैंडिंग वेव बनने वाली है फ्री एंड के लिए, क्या ये फॉर्मूला समझ आया? अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि बेटा आप लोगों को सही में हार्मोनिक वर्ड का मतलब पता है कि नहीं। अब बताओ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाती? अगर अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखता तो स्पीड को v रहने दो, हमको क्या चाहिए होता है बेटा? v/λ चाहिए ना, यानी 1/λ। तो आपको कितना मिलता? 2n+1/4L, है ना बेटा? यस सर। अब मुझे बताओ n = 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सर वो मतलब एकदम आधा सबसे पहला फ्री एंड मिलेगा, मतलब वो पहले वाले का भी बीच में से कटा हुआ। हाँ हाँ हमको ये मिलेगा, वेरी गुड बेटा, ये डायग्राम मिलेगा। तो हमने इसको n = 0 पे पुट करते तो हमारा आंसर कितना आता बेटा? हम उसको क्या बोलते? फर्स्ट हार्मोनिक बोलते, क्या बोलते? सर यस सर वो फर्स्ट हार्मोनिक होता है। फर्स्ट हार्मोनिक। और सर फर्स्ट टोन भी हो जाता है वो। हाँ हाँ वो टोन भी हो जाता, n = 0 हमारा फर्स्ट हार्मोनिक या टोन हो जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जब तुम n = 1 पुट करते तो तुम्हें क्या मिलता? सर 3 मिलता, मतलब वो थर्ड हार्मोनिक हो जाता है और Very- फर्स्ट ओवरटोन। जब तुम n = 1 डालोगे तो हमें जो, देखो जब n = 0 डाला तो हमारी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करो। n = 1 में हमारा f1 आया v/4L,
लेकिन n इक्वल टू 1 डालोगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जा रही है बताओ? 3 आ रही है ना? तो बेटा ये फर्स्ट हार्मोनिक हुआ, तो ये थर्ड होगा। क्या आप मेरी बात समझे? n इक्वल टू 1 पे थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। और इसको कौन सा टोन बोलोगे? सर फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। बेटा याद रखना कि इस वाले केस में हमारे इवन हार्मोनिक्स मिसिंग रहेंगे, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो ठीक है, हार्मोनिक सिंपली मींस कि पहली फ्रीक्वेंसी के कितना मल्टीपल हो। तो आप कॉमन सेंस सोच लो, ये v/4l है तो ये 3v है। अगला आप निकालते n इक्वल टू 2 पुट करके तो कितना आता बेटा? 5 आता ना। n इक्वल टू 2 पुट करते तो 5v/4l आता, यानी ये हमारी फिफ्थ हार्मोनिक मिलती। अगले n इक्वल टू 2 पे हमको फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन मिलता। क्या आप मेरी बात समझ गए? यस सर। चेक करने के लिए इतने सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि एक वेव है, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्टैंडिंग वेव है, वन एंड फ्री है, तो ऑप्शन में आपको जानबूझ के वो इवन हार्मोनिक देंगे और आपको बस कॉमन सेंस लगाना है कि इवन हार्मोनिक तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए बेटा जो एग्जाम में बच्चा एलिमिनेशन से या लॉजिकली करता है उसका पेपर बड़ी जल्दी सॉल्व होता है। आपको सही में पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना होता अनटिल अनलेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपके मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चन है, किसी तरह ऑप्शंस हैं, तो हमेशा ऑप्शंस को बार बार देखा करो प्रोसेस में, वो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। बेटा हम आगे बढ़े? यस सर। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं दोनों एंड से फिक्स कर देता, दोनों एंड से फिक्स करने पे कैसे कैसे डायग्राम आपको मिल सकते हैं बताओ? कुछ इस तरह से मिल सकता है, ऐसे ऑसिलेशन हो सकती है, और कैसा डायग्राम मिल सकता है बेटा बताओ? सर बीच में एक नोड आता है। बीच में एक नोड है। तो बेटा सॉरी ड्राइंग मैं उतनी अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, आप भावनाओं को समझ लेना। हर केस में ये टोटल लेंथ होती है। फर्स्ट केस में ये लैम्डा बाई 2 हुई, अगले केस में ये लेंथ 2 इंटू लैम्डा बाई 2 हुई। क्या आप मेरी बात समझ गए? हमेशा बेटा जो फिक्स्ड एंड है वहां पे तो नोड ही बनेगा ना। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ जाता? स्पीड इंटू 1/λ। बेटा कंपेयर करके देख लो, तुम एल को जब भी देखोगे तो वो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा बताओ? n इंटू लैम्डा बाई। सर 1/2l के फॉर्म में होगा। हाँ, तो अगर तुम 1/λ निकालते तो n/2l आ जाता, यानी n/2l। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाता है बेटा? ये वाला फॉर्मूला हमें किस चीज के लिए मिलता है बेटा? जब दोनों एंड फिक्स्ड रहती है, फॉर बोथ एंड फिक्स्ड। अच्छा, इसमें कौन कौन से हार्मोनिक बनेंगे? इस वाले केस को डिफाइन करो, मुझे बताओ ये कौन सा है, फर्स्ट हार्मोनिक है क्या है ये? इस वाले केस को डिफाइन करो आप अपनी लैंग्वेज में। इस सर वाले फर्स्ट ओवरटर्न और सेकंड हार्मोनिक। सर यस सर। फर्स्ट ओवरटर्न। वेरी गुड, सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन। और बेटा प्लीज जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, ये सारे टर्म रिपीट होंगे। आपको लगता है ना कि पेपर बहुत टफ बनेगा, बेटा उनकी चाहत सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट पूछने की होती है। हाँ बेटा, तो इसमें तुम्हारे हार्मोनिक, अच्छा तुम बेटा इतना याद रखना, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना, अगर मैं बोल रहा हूँ पहली फ्रीक्वेंसी एफ है, दूसरी 2f है और तीसरी 3f है, तो हम कौन सा केस सॉल्व कर रहे होंगे? ये वाला। सर बोथ एंड फिक्स्ड। वेरी गुड बेटा, ये ऑब्जर्वेशन अपने पास रखना कि सर जब हम लोग ये वाला पढ़ते हैं फ्री, तो इवन टर्म्स मिसिंग रहते हैं, इवन फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। ठीक है, अब इसी को आपको कई बार ऐसे ना देके या तो सोनोमीटर वर्ड बोल देंगे, या तो आपको वो ये वाला ऐसे डायग्राम बना देते हैं। अगर आपको याद हो तो बुक्स में सोनोमीटर के नाम पे वो यहाँ पे ऐसे बोल देंगे कि इसके पीछे ऐसे पिरामिड लगा रखे हैं छोटे छोटे, और इसके बीच की दूरी को वेरी करा रहे हैं। बेटे इस मास का काम सिर्फ टेंशन निकालना जितना है, ये मास का काम होता है T इक्वल टू mg निकालना। इससे हमें टेंशन पता लग जाता है बेटा, उससे हमारा v इक्वल टू टी बाई म्यू तक पहुंच जाएंगे। फिर वो इस लेंथ को वेरी कराते हैं, इस लेंथ को, ये जो L लेंथ दे रखी है इनके बीच में, और फिर बोलते हैं L को वेरी कराओगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा। बेटा अब बच्चों को लगता है कि ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, वो ये नहीं सोचते हैं कि सर ये हमारा जब ऐसे हम रख दे रहे हैं तो अब ये दोनों एंड फिक्स्ड हो गए, इनका बिहेवियर फिक्स्ड एंड की तरफ हो गया। तो बेटा आपका क्या आंसर है? फ्रीक्वेंसी पे अगर एल को बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? सर फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है बेटा,
लेकिन ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे ऑसिलेशन हो रहा है। क्या आप ये बात समझ गए? यस सर। अब इसी को बुक्स में ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम लिखते हैं भाई कि बच्चा डर जाए, जैसे नया टॉपिक शुरू हो रहा है, मतलब लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑन ए स्ट्रिंग। अब बेटा इतना नहीं डराना चाहिए बच्चों को, समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। आप समझ रहे हो इसको वो कितना कचड़ा कर सकते हैं, वो ऐसे कर करके दिखाते हैं। वो वेलोसिटी की जगह रूट टी बाई म्यू पुट करके ऐसे दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बच्चों की एक खराब आदत होती है, कई बार वो सिर्फ प्योर फॉर्मूला नोट्स पढ़ते हैं ना, तो उनको एक जगह उन्होंने ये पढ़ा, अगली जगह उन्होंने ये पढ़ा कि सर मैंने ये पढ़ रखा था कि सर ऐसा होता है बेटा ये म्यू, और सर ऐसा होता है कि रूट टी। अब बेटा वो ये बच्चा इतने सारे गंदे गंदे बेसिक फॉर्मूले याद करने की जगह ये याद करे तो बेटर है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा समझ गए बेटा? यस सर। अच्छा, अब यही काम हम लोग उस पे करते हैं, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम जानते हो बेटा? यस सर। सर उसमें पानी भर देते हैं। हाँ पानी भर देंगे बेटा, ठीक है। वाइब्रेटिंग एयर कॉलम किस तरह से बनाते हैं बेटा हम लोग? दो ना बेटा, पहला कैसे रहता है? क्लोज पाइप ले ले बेटा। ओपन पर। पहले ओपन लेना चाहते हो? दोनों ले सकते हैं यस। बेटा। आप बताओ, चलो पहले आपने ओपन पाइप बोला है तो हम ओपन पाइप लेते हैं। ओपन पाइप की फीलिंग हर बच्चे को कैसे लेनी चाहिए? अरे सर सिंपली ऐसा डायग्राम दिया है, ऐसा। ये बात समझ आई? यस सर। तो मैं रियलिटी में बनने वाले हार्मोनिक का डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि जिसको डायग्राम समझ आ गया वो डेरिवेशन हमेशा कर लेता है बेटा। वो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम देंगे फर्स्ट के लिए। बेटा एक तो रुको, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, भावनाओं को समझ जाओ। क्या ये दिखे? अब ये डायग्राम क्या कहलाता है बेटा? फर्स्ट हार्मोनिक। अब बेटा पहले बच्चा सोचेगा सर ये तो ठीक है, मैं रट्टा भी मार लूंगा फर्स्ट हार्मोनिक क्या है, पर क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये बनता कैसे है? सपोज यहाँ पे हमारे कोई फ्लूट सिंगर का नाम जानते हो जो अच्छा फ्लूट बजाता हो? अच्छा श्री कृष्ण जी ले लेते हैं, लेट अस से बेटा, पार्डन माय ड्राइंग, ठीक है। श्री कृष्ण जी यहाँ पे फ्लूट बजा रहे हैं, पहली वेव गई बेटा, ये एयर भी रिफ्लेक्ट करती है, तो एयर से ही रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आ रही है। तब तक श्री कृष्ण जी ने दूसरी वेव भेज दी। तो इन दो वेव्स को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट दिखता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए बेटा? यस सर। एयर से भी रिफ्लेक्ट होता है बेटा, अगर एयर से रिफ्लेक्ट नहीं होता तो एक अपने आप को इमेजिन करो, आप एक फुटबॉल ग्राउंड में हो और आप किसी अपने दोस्त आपका दोस्त किसी और तरफ देख रहा है और आप उसके पीछे खड़े हो। अगर अभी भी आपका दोस्त चिल्लाएगा तो आपको भी आवाज आती है, क्योंकि बेटा एयर के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट भी होता है। वरना ऐसे हो जाता है ना कि अगर आपका दोस्त इस तरफ फेस कर रहा है और यहाँ पे चिल्ला रहा है और आप यहाँ खड़े रहते हो तो उसको सुन नहीं पाते, बट ये एयर पार्टिकल रिफ्लेक्ट करके आपकी आवाज आपके दोस्त तक पहुंचा देंगे। और ये सब ट्राई तो कर ही सकते हैं बेटा। तो हमको जो हार्मोनिक्स बनानी है, मतलब स्टैंडिंग वेव बनानी है, वो बनेगी कैसे? जब एक आदमी, बेटा इसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स से साउंड वेव जाएगी ओपन पाइप में, आगे बढ़ेगी, इस एंड पे पहुंचने के बाद वो वहीं से एयर से ही रिफ्लेक्ट होगी और वापस आ रही होगी। तब तक एक उसी सेम सब कुछ स्ट्रक्चर की एक और वेव जाएगी, तो हमारे कोर्स में हम वो पढ़ते हैं। बेटा ये बात समझ गए? यस सर। कुछ बच्चे बड़ा इसको आसानी से कर लेते हैं, डायग्राम से तो बेटा सबसे इजी रहता है। डायग्राम से करना, आप ऐसा सोच लो कि सर एक पैटर्न बना लेते हैं, जो हमारा ओपन एंड होगा वहां पे हमारा वो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बेटा? एंटी नोड। एंटी नोड मिला, तो इस डायग्राम के हिसाब से तुम मुझे बताओ, अगर लेंथ ऑफ द पाइप दे रखी होती, बेटा आप लोग अपने दिमाग में बेसिक वाला डायग्राम सोचा करो, ये वाला, और फिर ऐसे बना लिया करो ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर एक क्लोज स्ट्रिंग जैसा होगा। हाँ, नहीं 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 बेटा, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए, एक एम्पलीट्यूड बनता है और एक प्रेशर का बनता है, तो दोनों का अपोजिट नेचर होता है, ठीक है। हमेशा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि टीचर तुम्हें किसका डायग्राम बनवा रहा है। क्या मेरी बात थोड़ी सी समझे बेटा? बेटा आप यस सर। साउंड चैप्टर के जब नोट्स बनवा रहा था
तो मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है और उसका प्रेशर का दोनों में π/2 का शिफ्ट होता है, याद आया? Yes. हाँ, तो तुम मुझे बताओ सर ये बात फिर से बता दीजिए। अच्छा मैं बोल देता हूँ बेटा, कभी भी जब तुम साउंड वेव पढ़ते हो तो तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, साउंड वेव में तुम्हारा जो प्रेशर की इक्वेशन होती है और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है, दोनों में π/2 का शिफ्ट होता है, π/2। मतलब एक जब अपना मैक्सिमा पे होगा तो दूसरा अपने मिनिमा पे होगा, समझ गए ना? एक का नीचे साइन होगा, यस सर। cos होगा। जो भाषा तुम्हें अच्छी लगे वो नोट कर लेना, ठीक है? यस सर। चलो अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर मैं इसको डायग्राम से ऑब्जर्व करता तो बेटा मुझे क्या मिलता है? ये लेंथ कितनी है बताओ? अगर मैं इसको ऐसे ही डायग्राम में देखना चाहूँ तो क्या आप सबको ऐसा दिख रहा है? तो तुमको क्या लग रहा है लेंथ कितनी होगी? λ/4 और λ/4, तो λ/2 होगी। यस सर। तो λ/2 कितना हो गया बताओ? λ/2 इज इक्वल टू L। L हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ जाएगी? सर √T/μ इंटू 1/2L। तो अगर हम अपनी पहले केस की वजह से फ्रीक्वेंसी निकालते तो हमारा कितना आंसर आ जाता है बेटा बताओ? 1/2L इंटू √T/μ। हमारा 1/λ आ जाता है L बाई, सॉरी, ठीक है बेटा, हमारा 1/2L आ जाता। तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती स्पीड इंटू 1/2L फर्स्ट केस के लिए। ये आंसर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा गुड। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये हमारा फर्स्ट है तो क्या हमारा सेकंड हार्मोनिक्स कैसा बनेगा बेटा बताओ, डायग्राम वाइज? आप चाहोगे तो मैं इसका एक और डेरिवेशन करा सकता हूँ, बट मैं हमेशा डायग्राम पुश करता हूँ बेटा, बच्चों को वही याद रह जाता है। आप अपने नोट्स में फाइनली एक डायग्राम बनाया करो। आप चाहोगे तो हम उसका वो डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि सर अगर एक बंदा लैम्डा चलता है तो 2 पाई रेडियंस का शिफ्ट आता है, फिर देख, मतलब हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं बेटा और तरीके से भी, बट हम लोग सबसे बेसिक वाला चीज यूज करते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट के लिए ऐसा डायग्राम देखें कि सर कुछ ऐसा बनेगा कि हमेशा ओपन एंड पे एंटी नोड होगा। बेटा इसको अच्छे से बनाना, मेरी तरह मत बनाना ऐसा। तो अगला वाला कैसा बनेगा बेटा? तुमको ये बात समझ आ गई? सर उसके बीच में एक पूरा गोल आ जाएगा, उसके बाद मतलब वो वेरी गुड बेटा, ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरी तरह गंदा सा मत बनाना। अब बताओ, ये कौन सी चीज है? ये कौन सा हार्मोनिक है? हार्मोनिक बताओ और टोन बताओ। हार्मोनिक एंड टोन कौन सा है बेटा? ये हार्मोनिक में मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? ये वाला आपने सही बताया था, इसको हम फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। सर सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। हमारा कौन सा है ये? सेकंड। सर सेकंड। हाँ सही, Second. सही है बेटा। और बेटा अगर आपको कंफ्यूजन आए ना तो हार्मोनिक वर्ड को फ्रीक्वेंसी से मैच करके देखना, आपकी कंफ्यूजन चली जाएगी। ऑलवेज अटैच इट विद फ्रीक्वेंसी, आप हार्मोनिक वर्ड को समझ जाओगे। ओमेगा अगर फर्स्ट है तो 2 ओमेगा सेकंड हार्मोनिक है, 3 ओमेगा थर्ड हार्मोनिक है, सिंपल फैक्टर बेटा। अब अगर मैं डेरिवेशन करूं बार बार तो आप देखोगे हमेशा मुझे एक चीज मिल रही है कि ये λ/2 और ये λ/4 और ये λ/4 हमेशा, है ना? अगर अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग जितनी बार भी निकालेंगे तो हमारे कितने लैम्डा, मतलब अगर ऐसे एक और बढ़ा देते तो हर बार λ/2 का मल्टीपल होता और आखिरी में λ/4 और λ/4 यानी λ/2, यानी हम कुछ भी कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? λ/2 के मल्टीपल ही मिलेंगे क्या? यस सर। इट विल ऑलवेज बी λ/2 मल्टीपल, ऑड या इवन कि सारे? सर सारे। Just are. तो हमारा लेंथ आ जाएगा n इंटू λ/2। अब करके देख लो ना बेटा, आप कोई भी चीज चुन लो तो आपकी फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? अगर हम फ्रीक्वेंसी Sir, NV/2. n बाई, 2. ये हमारा हो गया फ्री एंड वाला, जब दोनों एंड से फ्री हो, ओपन पाइप हो। यहां तक बेटा समझ आ रही है बात? ठीक है बेटा। अच्छा, मैं अगर आपको ये बात समझ आई तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप नोट करते रहना। अब आते हैं बेटा हम लोग क्लोज्ड पाइप पे। क्लोज्ड पाइप में कैसा डायग्राम बनेगा बेटा बताओ?
सर एक फिक्स्ड होगा और एक ओपन होगा। जो बेटा यहाँ पे है उसको तुम हमेशा क्या करो, मैं इसीलिए सेम लॉजिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम्हारा फ्री एंड होता है ऐसे सोचो, वहां पे हमारा क्या होगा, एंटी नोड बनेगा। तो ये पहला डायग्राम बना। अगला कैसे बनता बेटा, यहाँ पे तुम हमेशा जहां क्लोज्ड हुआ वहां पे हमेशा तुम नोड बना लो। क्या तुम भावनाओं को समझ गए? जहां पे तुम ओपन हो ना बेटा, ये पाइप इस तरह से है, ऐसे सोचो कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये ओपन है यहाँ से। तो वन साइड क्लोज या वन साइड ओपन समझ लो। मेरी बात समझे? तो तुम अपने दिमाग में एक सिंपल सी लाइन में, जहां पे फ्री है वहां एंटी नोड बनाना है, जहां पे फ्री है वहां एंटी नोड बनाना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई बेटा? अब बताओ, इसके लिए हम एंटी नोड बनाएंगे तो ये लैम्डा बाई 4 हुआ। अगला कैसा होगा, 3 लैम्डा बाई 4 होगा। ये बात समझ आ रही है बेटा? Yes, sir. तो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा अगर हम लोग क्लोज्ड पाइप बोलें तो? क्लोज्ड पाइप के लिए एक ही साइड से क्लोज करते हैं बेटा, और जनरली हम लोग एक पानी का ट्यूब, एक ऐसा ट्यूब लेते हैं, भले ही वो ओपन हो दोनों साइड से, उसको पानी में डाल देते हैं तो नीचे पानी की वजह से क्लोज हो जाता है। और एक वेव ऐसे जाती है, वो टकरा के वापस आ रही होती है, फिर दूसरी एक वेव आ जाती है और हम इन दोनों का टकराना पड़ते हैं, स्टैंडिंग वेव। तो बेटा इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। मैंने जितने भी डायग्राम बनाए हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव के बनाए हैं आज, याद रखना। अगर कभी कंफ्यूजन आए तो थोड़ा सा सोच लेना। प्रेशर वाइज नहीं बनाए हैं बेटा। अब बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, बताओ। N/12 into एन बाई 2L. एन बाई Sir, 2L. 2n। Sir, L length. अच्छा बेटा, शायद मेरे को आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, शायद मेरे एंड पे कोई दिक्कत होगी। मैं आप लोगों से कॉमन सेंस से बोलता हूँ बेटा, ये लैम्डा बाई 4 है, ये 3 लैम्डा बाई 4 है, तो एल हमेशा किसके बराबर है ये बताओ। एल इज ऑलवेज इक्वल टू, एल इज ऑलवेज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? Sir. तो अगर मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए बताओ बेटा। Sir, 2n plus 1 v by 4n. क्या ये सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आप समझ गए बेटा? 1 बाई लैम्डा निकालो और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इसके बराबर कर दो, स्पीड बाई लैम्डा के। अच्छा चलो, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, आराम से सोचना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में दे विल आस्क, सपोज मैंने पूछा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसका दिमाग तुरंत डायग्राम या नोट्स बना रहा होगा अभी, उसके लिए क्वेश्चन ऑब्वियस हो जाएंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप is 2 times that of a closed pipe, that of a closed pipe of same length। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा, मैं आंसर चेक कर पा रहा हूँ। गुड बेटा, गुड। बेटा हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप कितनी आई थी आप देख लो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। शिवांशी शायद थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर रहे हो। देखो बेटा, देखो हमने जब ओपन पाइप ली तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखना बेटा। आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट में, फिजिक्स इसीलिए थोड़ी सी खतरनाक होती है। आपको प्योर मैथ्स की तरह लिखते ना कि ये करना है ये कर लो, तो बड़ा आसान हो जाता।
पूछनी उनको मैथ्स ही है बट लैंग्वेज फॉर्म में। आंसर इज ट्रू बेटा, आप जस्ट स्टेटमेंट देख लो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप n इक्वल टू 0 यहाँ डालते हो क्लोज पाइप के लिए तो आपको v/4l मिलता है फर्स्ट आपका, और जब वहां पे डालते हो बेटा n इक्वल टू, यहाँ 0 तो डाल नहीं सकते, 1 डालोगे तो v/2l मिलता है। यानी ओपन का v/2l है और क्लोज्ड का v/4l है। अब आप देख पा रहे हो बेटा ये डबल है, तो सही तो लिखा है, फंडामेंटल ऑफ एन ओपन पाइप इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्लोज्ड पाइप। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई बेटा। ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में बना सकता हूँ, आप चाहो तो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं जो वेव पुश कर रहा हूँ उसकी वेलोसिटी बढ़ाऊं। अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखो, ए पर्सन स्टैंडिंग हेयर इज ब्लोइंग हार्डर, मतलब वो कस के फूंक मार रहा है, ब्लोइंग हार्डर, इससे क्या मतलब ओवरटोन बढ़ेंगे या घटेंगे? मतलब अगर ये वेलोसिटी को बढ़ाता है तो इससे ओवरटोन बढ़ता है या घटता है? आप क्वेश्चन की तरह सोचो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा जो सिंपल फॉर्मूले पे आपसे बेसिक पूछ रहे हैं। अगर एक पर्सन कस के ब्लो करता है तो आप डायग्राम देख के सोच, दोनों दोनों के लिए आंसर सेम ही होगा, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है। इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर वो ब्लो हार्ड करेगा तो ओवरटोन बढ़ेंगे या घटेंगे? आप मतलब ऑप्शन 1 या 2, जल्दी बताओ बेटा। 1 2। बेटा बताओ। हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ गुड गुड बेटा, जितने बच्चों ने 1 पे करेक्ट किया वो सही है बेटा। बेटा कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों ऐसा होगा? फॉर्मूला देख के बताओ बेटा। सर क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ फ्रीक्वेंसी जाती है। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ गई तो ओवरटोन भी बढ़ जाएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको एक बढ़िया सा, कई बार वो ना आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में एक टर्म पे अटकाते हैं, एंड करेक्शन पे, और वो जानबूझ के डेटा ऐसे लिखेंगे ना कि बच्चा जो याद करके गया है वो अटक जाएगा। एक बच्चा अगर ऐसे कभी घर पे बैठ के डायग्राम बनाया है तो वो नहीं अटकेगा, वो बोलेगा सर मुझे पता है कि ऐसा डायग्राम रियलिटी में बनता है। मतलब अगर लेंथ एल है तो एक सी या ई करके ऐड करते हैं कांस्टेंट, तो उसकी इक्वेशन में एंड करेक्शन हमेशा ऐसे होता है, एल प्लस सी इक्वल टू λ/4। क्या आप मेरी बात समझे? ये बच्चा, यस सर। अब बच्चे दिक्कत किसकी होती है? जो बच्चा रट्टा मार के गया है। क्यों? अब टीचर ने उसको ऐसे पढ़ा दिया कि बेटा जो तुम्हारी डेरिवेशन है ऐसे लेना। अब क्वेश्चन आया ओपन पाइप वाला, ये टीचर ने मान लो क्लास में डायग्राम पढ़ा दिया क्लोज्ड पाइप का कि एक तरफ से क्लोज्ड है, देखो बात समझे। ओपन पाइप में तुम्हें नहीं लगता इस डायग्राम में बच्चे को थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए? इस सर जो 2e ऐड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बस यही मैं, अगर एक बच्चा ऐसे डायग्राम बना रहा है तो उसका दिमाग है कि इधर से सी या ई जैसे बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है और ये एल, तो अब वो बच्चा जो ओपन पाइप के लिए करेगा डेरिवेशन, उसको ये पॉइंट समझ आएगा कि हर डेरिवेशन में वो एल प्लस 2c को λ/, समथिंग के बराबर करेगा बेटा। क्या बात समझ आ गई? यस सर। एंड करेक्शन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। और एक थंब की तरह बेटा अगर आप जानते हो तो सी की वैल्यू कितनी देर रखी रहती है? 0.3D। 0.3 सर 0.3। 0.6 आर। हाँ हाँ, अगर डायमीटर तो 0.3d या तो c इक्वल टू 0.6 आर, सब सही है बेटा। वेयर आर इज द, सर रेडियस ऑफ द पाइप। वेरी गुड बेटा, दिस इज आर, तो ये नोट कर लो, इतना कर लिया। अरे एंड करेक्शन क्या ऐसे ही आता है? हाँ बेटा एग्जैक्टली डेरिवेशनल ही आता है बेटा, अब रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
बेटा एंड करेक्शन का मतलब सिंपली ये होता है ना कि थोड़ी जो वेव का यहाँ पे बाहर मिलता है हमेशा, ठीक है। नहीं सब मतलब पूछ रहा था कि 0.3D वाला वैल्यू वो मतलब हाँ वैसे ही आता है, एम्पेरिकली आता है क्या? सर हमें एम्पेरिकली आता मतलब है ऐसा भी हो सकता नहीं है नहीं कि वे एम्पेरिकली लोग आता है बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा भी हो सकता है मतलब वे लोग अपनी तरफ से कुछ ए की वैल्यू देंगे या फिर मतलब सर जैसे बेटा दे सकते हैं। अगर आपको डेटा नहीं दिया है बेटा, देखो कई बार वो क्वेश्चंस को ना ऐसे डिफाइन करते हैं कि बच्चे को थोड़ा तंग करना है या ज्यादा तंग करना है, ठीक है। यस सर तो वो अगर आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन बना दिया तो वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको ये वैल्यू याद हो। वो ऑलरेडी आपको तंग कर रहे हैं किसी एक जगह पे, मतलब वो तंग करेंगे ही करेंगे बेटा। यस सर तो डोंट वरी, डेटा में तंग करना इज नॉट ए बिग थिंग। ये आपको सब बच्चों को धीरे धीरे याद हो जाता है जो भी पेपर देने जाता है, ठीक है। यस बात समझ आ रही है? अच्छा आपके हिसाब से अच्छा रुको बेटा मैं कुछ और चेक कर लेता हूँ पहले। साउंड वेव के लिए स्पीड का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद है? सर बी बाय रो का रूट। हाँ साउंड वेव, हाँ। और इसका इफेक्ट याद रखना बेटा, बल्क मॉडुलस पाई डेंसिटी ऑफ मीडियम, और ये ठीक है बेटा। यस सर अच्छा एक चीज सुन लो, कई बार ये किस में लगेगा, ये एयर में फॉर्मूला लगेगा यस सर सर बेटा ये मतलब कोई भी फ्लूइड में सर जनरली। हम्म, हाँ हाँ फ्लूइड में भी लग जाएगा, ठीक है। यस सर समझे? सॉलिड में बस तुम याद रखना कि कुछ ऐसा, सर वो यंग्स मॉडुलस यूज कर हाँ देंगे बस सॉलिड में यंग मॉडुलस यूज कर लेना। सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला याद, इसलिए तुम ऐसे ये याद रख लो कि इलास्टिक मॉडुलस पुट करते हैं यहाँ पे। जो मॉडुलस होते हैं ना, याद है ना बेटा, यंग मॉडुलस बल्क यस सर और तुम्हारा वो स्ट्रेन वाला, तो ये एयर या फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस यूज करोगे और सॉलिड के लिए तुम यंग मॉडुलस यूज करोगे। ये याद आया बेटा? यस सर अब मैं कुछ, अगर आपको ये वाला मेन हमारा फॉर्मूला है तो मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे आंसर दे दो, हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने लिख लिया स्पीड इक्वल टू बल्क मॉडुलस बाई रो। मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछता हूँ बेटा। बेटा आप मुझे बताओ, हम लोगों ने लेप्लास करेक्शन पढ़ा था, आप लोग को याद है? यस सर लेप्लास करेक्शन क्या था बेटा? वो गामा रो बाय पी हाँ सर बेटा, गामा पी बाय रो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन याद है आपको बेटा? यस सर ये बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है चेंज इन प्रेशर अपॉन डीवी बाई वी। सर हम एडियाबेटिक प्रोसेस मानते थे। हाँ यस सर हाँ मतलब न्यूटन ने वो आइसोथर्मल यूज किया हाँ देखो, न्यूटन था एक लैपलास था। न्यूटन ने आइसो माना, आइसोथर्मल, और लैपलास ने क्या माना बेटा? एडियाबेटिक एडियाबेटिक। कौन सही था बेटा? सर लाप्लास हाँ आइसोथर्मल में तुमने पीवी इक्वल टू एनआरटी को भी डिफरेंशिएट करोगे, या सॉरी पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हर जगह लगता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0, तो तुम्हें बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी मिल जाती है बेटा? सर प्रेशर के बराबर। प्रेशर के बराबर। यस और एडियाबेटिक में तुम पीवी की पावर गामा, गामा इज वही वाला सीपी बाई सीवी। सर वो गामा पी हो जाता है हाँ अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को, तो यू विल गेट दैट इक्वल टू गामा। और गामा पी P. तो एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया फिर तुम्हारा? गामा इंटू प्रेशर अपॉन रो। क्या यहां तक तुम्हें समझ आया? यस सर दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब टाइम लेके मुझे बताओ, ये तीन टर्म, बेटा आपने, अब मेरे ख्याल से आप सबको ये सब याद होगा, मुझे ये तीन टर्म डिफाइन करो, चैट बॉक्स पे भेजो। प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, और ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। जल्दी से बताओ मुझे, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी का क्या फर्क पड़ेगा? और एक और इंटरेस्टिंग केस होता है, ये मैं लिख देता हूँ, ये वो न्यूमेरिकल में बनाएंगे, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा। इफेक्ट ऑफ विंड, ये मैं समझाऊंगा बेटा, ये हम लोग बहुत इजीली पढ़ सके हैं, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा बेटा।
हाँ चलेगा बेटा। आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी चैट जो मुझे आ रहा है बेटा, अब भेजो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप सारे भेजो बेटा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैंने आज तक ना, जैसे टीचर की जब कभी भी तुम क्लास अटेंड करते हो, कुछ भी होता है ना, तुम्हारा डिवोशन 100% होना चाहिए बेटा। माँ बाप और टीचर ही दो लोग हैं, अगर वो अच्छे लोग हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। आप लोग को लेक्चर के साथ वैसी वाली फीलिंग रखना चाहिए, क्योंकि आखिरी में सिर्फ मैंने लाइव क्लास वाले बच्चों को ही सिलेक्ट होते देखा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हाँ अब देखो, चलो बेटा मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन प्रेशर वाइज अच्छा है और कई बच्चों ने सही आंसर दिया। हमको डायरेक्टली क्या दिखता है, कई बार हम लोग सिर्फ डायरेक्ट आंसर देखना चाहते हैं कि सर प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे बेटा यहाँ डेंसिटी भी तो छुपी हुई है। तुम मुझे बताओ बेटा, क्या आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें दो चीजों पर डिपेंड करती है सोच के आंसर देना चाहिए? गामा तो कांस्टेंट होता है, प्रेशर है, रो भी तो है, डेंसिटी ऑफ द गैस भी तो है। क्या आप लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा है ना बेटा? यस सर। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं मुझे डेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन लिख के दो तो क्या मिलेगा? मुझे बताओ एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास होगा, नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं v को नीचे लेते आऊं तो p कितना आया? मास बाई वॉल्यूम यानी डेंसिटी इंटू आर इंटू टी अपॉन एम नॉट। ये तो एक कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना। प्रेशर हम ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट। आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो चेक कर लो। यहाँ तक सही है बेटा? यस सर। अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूंगा तो अगर ऊपर प्रेशर है तो मैं उसको रो इनटू समथिंग लिख सकता हूं, तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। वेरी गुड बेटा। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर सही भेजा था, ठीक है। बाकी तो बेटा आई गेस तुम यहीं से भी समझ गए होगे, अगर प्रेशर को मैं रिप्लेस भी करूंगा तो टेम्परेचर अटक जाएगा अंदर, देखा आपने? अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये आंसर आ गया, है ना। यस सर। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन आई नो सब बच्चों को मैंने 2-3 बार बोला है तो आपको याद होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा बताओ? व्हाट विल हैपन इफ यू विल इंक्रीज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी बढ़ने से एक नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती वेलोसिटी है, बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी का बढ़ने का मतलब H2O बढ़ जाता है, किसी वाटर यस वेपर सर। में H2O बढ़ जाता है। अब बताओ सर H2O, तो एवरेज मास घट जाता है। एवरेज मास इसका घट जाएगा, यानी सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी हमारी घट जाएगी, डेंसिटी हमारी घट जाती है तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है। बेटा बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ बेटा, हाँ 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 देवाशीष जो आप पूछ रहे हो सही है बेटा। हाँ अच्छा रुको बेटा, यहाँ तक तुम लोग समझ गए? यस सर। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ विंड पे। अब ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बच्चों की तरह समझा देता हूँ। सपोज अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए थे तो बना लेना। इफेक्ट ऑफ विंड में बेटा इसमें हमें वेक्टर एडिशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख दो, इफ द एयर इज कैरिंग साउंड वेव, इज इटसेल्फ मूविंग, मतलब वही हवा जो साउंड को लेके जा रही है वो खुद मूव कर रही है। यानी हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है बेटा। मतलब अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा साउंड वेव है, साउंड वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक्चुअल एनर्जी का डायरेक्शन। सपोज एक लाउड स्पीकर, ऐसे फीलिंग ले लो, ये लाउड स्पीकर है और यहाँ से साउंड वेव जा रहा है,
क्या ये बात समझ गए? Yes, sir. लेकिन मान लो हवाएं चल रही हैं ऐसे ऐसे, विंड लाइक दिस, तो हमको ये डायरेक्शन लेना पड़ता है रिजल्टेंट वाला, वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलता है। मतलब विंड वेलोसिटी हैज टू बी, आपको वेक्टोरली ऐड करनी रहती है साउंड वेलोसिटी के साथ में। क्या आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ गए? इसलिए मैंने जानबूझ के 90 डिग्री पे बनाया। या ऐसे सोचो मैं तुमसे बोल रहा हूँ हवा ऐसे चल रही है 30 से, तुम्हारी साउंड वेव की स्पीड 300 दे रखी है, तो तुम्हारे लिए आंसर कितना हो जाएगा एक्चुअल आंसर? Sir, 330. बस ठीक है, बट याद रखना वेक्टर वाली बात है, हर बार ऐसे मत करना। ये लीनियर है तो चल जाएगा, वेक्टर आएगा तो तुम रिजल्टेंट लेके करोगे। और वो जानते हैं कि बच्चे ऐसे जोड़ते हैं डायरेक्टली, तो वो जानबूझ के 90 डिग्री पे रखेंगे और तुम्हारे ऑप्शन में वो 330 भी डालेंगे ताकि तुम गलत करो। मेरी बात समझ गए? क्वेश्चन दिया है Yes. पे, पर हम बच्चे जैसे करते हैं ना, जिस तरह से तुम्हें आदत होती है वही एग्जाम में वो कर देंगे। लेकिन तुमने सही नोट्स बनाए हैं कि वेक्टर एडिशन करनी है तो हमेशा सही बनेंगे। बेटा यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोगों ने एक बेटा कुछ, बेटा ये सारे पेज डिलीट कर दो, आप नोट कर रहे हो साथ में? Yes, sir. ठीक है बेटा, एक सेकंड देना। क्लियर माई ड्राइंग, मैं 2 पन्ने क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बेटा आप लोगों को कुछ ऐसा एक डायग्राम दिया रहता है, रेजोनेंस कॉलम मेथड याद है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डायग्राम के साथ समझा पाऊँ, बट बेटा जैसे ये पानी है, मान लो ये वाटर है अंदर, और यहाँ पे तुमको एक पाइप दे रखी है। पाइप का डायग्राम अलग कलर से बनाते हैं। यहाँ पे एक पाइप ऐसे दे रखी है इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, हमने एक ट्यूनिंग फोर्क लिया। बेटा यहाँ तक बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा, बस रियल एक्सपेरिमेंट में जब तुम करोगे तो बस इसको थोड़ा आगे ले लेना, बस इतनी बात याद रखना। रियल एक्सपेरिमेंट में इसको थोड़ा आगे लेते हैं, 2 डायग्राम बनते हैं। पहला डायग्राम ये, ठीक है बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत? No, sir. ये चीज बच्चा तुरंत नोट करता है L1। बेटा मैं बस हल्का सा पानी पीने का ब्रेक ले रहा हूँ 10 सेकंड का, आप लोग तब तक ये डायग्राम नोट कर लो, ठीक है? ये L1 और ये बेटा C या E जैसा बुक्स में आपको दिया हो, तो पहली इक्वेशन बनती है L1 प्लस C इक्वल टू λ/4। बेटा याद रखना डायग्राम से ये नोड बनेगा, जो फ्री एंड होगा वो हमेशा एंटी नोड बनेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? अगले ही डायग्राम में क्या करना, सब कुछ सेम रखना, सब कुछ सेम रखना, बस लेंथ को थोड़ी सी बढ़ा देना। मतलब पानी वानी भर दो जो भरना है, उसके बाद पाइप को थोड़ी लंबी कर देना। और यहाँ पे तुम इतना समझ चुके हो कि यहाँ मुझे फ्री एंड लेना है। बेटा क्या ये ऐसा डायग्राम बना लोगे? नोड यहाँ पे फ्री एंड आएगा तो C प्लस L2। अब मुझे बताओ C प्लस L2 कितना बड़ा होगा? ये λ/2 हुआ और ये λ/, Sir, 3 λ/4. ये डायग्राम होता है एक्चुअली में जब तुम रेजोनेंस कॉलम मेथड करते हो। मैं बता रहा हूँ होता कैसे है एग्जैक्टली। आप एक बड़े सा पानी को जार में डाल देते हो, ठीक है? उसके ऊपर एक एक ग्लास का या किसी भी चीज का ये जार को ऐसे डाल देते हो इसको, उसके बाद एक ट्यूनिंग फोर्क लाते हो, ठीक है? और धीरे धीरे तुम इस ये जो लेंथ है ना इसको चेंज कराओगे L1 और L2 को। तो बेटा हमको किसी एक और ट्यूनिंग फोर्क में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें रेजोनेंस मिलता है।
आओ हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट केस में तुम मुझे बताओ, तुमको फर्स्ट केस के हिसाब से बताओ, अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते F1 तो हमें कितना मिलता? सर V1 बाय लैम्डा, हाँ मतलब V बाय लैम्डा। हाँ, V बाई लैम्डा, ठीक है। तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ बेटा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करता यहाँ पे 1 बाई लैम्डा की, तो वो क्या आती? सर 1/4 L प्लस C, 1 बाई 4 L प्लस C। L1 प्लस सी आता। यस सर। तो अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को देखता जिसपे मुझे रेजोनेंस मिल रहा है, तो मुझे ऐसे मिलते L1 प्लस सी। कुल मिला के जब लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? घटनी चाहिए। सर घटनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बस यही वाली कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। देखो ये ट्यूनिंग फोर्क है। अगले केस में जब तुम F2 निकालते बेटा, तो हमारा आता V अपॉन, बेटा देखो V सेम रहेगा, साउंड की स्पीड हम चेंज नहीं कर सकते, स्पीड ऑफ साउंड विल बी सेम। अगले केस में हम निकालते तो हमको कितना मिलता बेटा? हमारा 1 बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 3/4 L2 प्लस सी। यहां तक साथ में हो बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं तुमको मैथमेटिकली पढ़ाना चाहूँ तो ज़्यादा आसान है। देखिए मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया, मैं ऐसे करता 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। L2 तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। अभी बच्चा पता है जो मैथ्स वाइज कर रहा है उसको ऐसे लग रहा है कि सर ने मुझे बोला L2 माइनस L1 कर दो, उसका दिमाग सिर्फ ऐसे चल रहा है कि सर हम कोई मैथ सॉल्व कर रहे हैं। बेटा L2 माइनस L1 कितना आ जाता बताओ? लैम्डा बाई 2 दिखता, 3 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2। तो बच्चा ऐसे बोल देता कि सर हमारा इतना आ गया। और सर देखिए हमने एंड करेक्शन को अवॉइड कर दिया, एंड करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में। अब उसके बाद सर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगा लिया बेटा बताओ? V इक्वल टू लैम्डा एफ होता है ना, लैम्डा हमारा कितना आ गया? V इक्वल टू हमारा लैम्डा एफ होता है। तो हमें साउंड की स्पीड निकालनी थी। हमारा रेजोनेंस कॉलम मेथड का पर्पस क्या होता है? सर स्पीड ऑफ साउंड निकालना। स्पीड ऑफ साउंड निकालना। अब बच्चा आराम से सोचता है, देखो जब बच्चे गलती क्या करते हैं मैं ये बता रहा हूँ, टीचर ऐसे पढ़ा रहा है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बच्चा दनादन नोट किए पढ़ा है। अच्छा सर ऐसे हो गया, स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होती है। अब वो यहाँ पुट कर देगा कि सर लैम्डा की वैल्यू फर्स्ट इस वाली इक्वेशन से आ गई 2L2 माइनस L1 इंटू फ्रीक्वेंसी। बेटा यहाँ तक आप लोग साथ में हो? यस सर। हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोग क्या इस इक्वेशन से हमें फ्रीक्वेंसी दे कौन सी वाली यूज करेंगे? अगर मुझे स्पीड, कौन सी फ्रीक्वेंसी आप यूज करोगे? सर फंडामेंटल। हाँ सर फंडामेंटल। फंडामेंटल, ओके। अच्छा अच्छा चलो मैं आप लोगों से ऐसे पूछता हूँ, ये सर फ्रीक्वेंसी वो जो ट्यूनिंग फॉर्क वाला फ्रीक्वेंसी वो अच्छा हम यूज कर रहे हैं, क्या बेटा? हाँ जो वाला हम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। रियलिटी क्या होता है, मैं मान आप लोग को एक बात क्लास नोट्स में लिखवाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर मैंने एक फ्रीक्वेंसी यूज की तो बेटा ये चीज देखो ना कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैं फर्स्ट वाले के लिए जब आंसर लिख रहा हूँ तो ये मेरा ऐसे आ रहा है, ये बात देख पा रहे हो? अगले वाले केस में मेरा लेंथ बढ़ रहा है, पर तुमने देखा ये 3 ऊपर भी तो चला गया है। क्या आप मेरी बात समझे? ट्यूनिंग फोर्क वही है, तो जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी बाद में भी रहेगी। बेटा आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर डिनोमीटर बढ़ रहा है लेंथ बढ़ने से, तो आपका ये 3 वाला फैक्टर भी तो वहां आ रहा है। बेटा अगर मैं बोलूँ कि मैं सेम ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ से यहाँ ले गया हूँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो सोर्स डिपेंडेंट है। आप मेरी बात समझ गए बेटा? एक चीज और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा,
हाँ बोलो बेटा, किसी को डाउट है? हाँ सर। हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हम लोगों ने एक ही ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है। और बेटा सुनो, हम कैसे रुकते हैं, हमें कैसे पता लगता है L1 और L2? L1 और L2 पे हम रुकते कैसे हैं, मुझे बताओ। कैसे पता चलेगा? एक बच्चा ट्यूनिंग फोर्क ले जाता है पाइप के ऊपर, उसे कैसे पता L1 आ गया? सर वो कान लगा के सुनता है, मतलब अगर एक रेजोनेंस वाला मतलब मैक्सिमा टाइप आ रहा है हाँ, साउंड का तो वो वेरी रुक गुड जाता बेटा। है। अगर थोड़ा सा तेज आवाज या रेजोनेंस टाइप का कुछ लगता है तो वो रुकता है, तब वो L1 नोट करता है। और हमेशा याद रखना, देखो इस कान यहाँ लगाना इसके पास में, ताकि आपको पता चले कि भाई यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है। देखो एंटी नोड, दोनों बार बेटा, दोनों बार, ठीक है। और याद, यस सर। दोनों फोर्क जो होते हैं ये सेम होते हैं, कमेंट कर लेना, वरना आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। आगे बढ़े। यस अच्छा, क्या हम लोग डिफरेंट फोर्क यूज करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं? मजा तो डेरिवेशन में आता है। ये तो हो गया बेटा, बच्चा इसमें कर लेता है, सर क्या ही है, एंड करेक्शन अवॉइड कर दिया, ये पता चल गया ये फ्रीक्वेंसी हमारे सेम फोर्क की थी। चलो, अब ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, एरर के क्वेश्चन दे सकता है कि लेंथ नापने में ये एरर आया, अब इसमें बताओ स्पीड नापने में कितना एरर आएगा। ज्यादा से ज्यादा तुमको इसका एरर क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन एक बच्चा जो कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहा है, उसके अंदर जेई एडवांस तक की भूख है, मतलब भूख कॉन्सेप्ट की होती है बेटा। जेई मेंस और जेई एडवांस में या किसी भी एग्जाम में उसी को अंतर दिखता है जिसको कॉन्सेप्ट कम समझ आए हैं। मान लो मैं चाहता हूं कि ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग हो, क्या तुम तब सोच सकते हो कैसे निकालोगे? गुड बेटा, मुझे बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि सर कैसे सोचेंगे हम लोग। गुड, गुड बेटा। और कोई बच्चा सोच पा रहा है? बेटा आप जो भी चैट में भेजते हो ना, वो ये दिखाता है कि आप उस समय कॉन्सेप्ट में कितनी देर तक घुस पाए हो। मान लो मैं तुमको बताता हूँ, वो इतना प्रेशर नहीं डालेंगे बेटा, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये ट्यूनिंग फोर्क अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, और भावनाओं को समझना, और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ट्यूनिंग फोर्क आर डिफरेंट, मतलब उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मैं, ये लाइन समझ आ गई बेटा? जी सर। अच्छा ठीक है। और सबका सिर्फ पहले वाले देख लो, पहला वाला फंडामेंटल समझ गए? मैं इसका भी फंडामेंटल चेक करूंगा और इसका भी मैं फंडामेंटल चेक करूंगा। अब तुम जानते हो F1 F2 जब अलग अलग हैं तो दोनों का फंडामेंटल की लेंथ अलग अलग आएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? क्या मेरी बात तुम लोग समझ पाए बेटा? यस सर। दोनों का फंडामेंटल अपोज। अरे बेटा देखो, बात वही है, टीचर की बात कौन कितनी सुनता है। मान लो तुमको मैंने ये समझाया और बोला, तो आप बोलोगे सर टेक्निकली आप फ्रीक्वेंसी को वेरी कराओगे तो लेंथ वेरी होगी। किसी को ये लाइन ऐसे समझ आई? यस ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर हर केस में हमारा ये तो फिक्स था कि L प्लस सी, जनरल की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, L प्लस सी हमारा लेमडा बाई 4 था। ये बात समझ गए? यस सर। और लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, V बाई ऐसे 4F लिख सकते हैं। ऐसे भी समझ आ रहा है? V इक्वल टू, बेटा अगर V आपका लेमडा इंटू एफ होता है तो हम लेमडा की जगह V बाई एफ भी तो लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। तो वो बड़े चालू हैं, वो क्या करेंगे, L वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपको ग्राफ दे देंगे। किसी को मेरी बात समझ आ रही है? बेटा तुम, यू आर ए साइंटिस्ट, तुम फिजिक्स लैब में हो अपनी क्लास 12th की, मतलब 11th का एक्सपेरिमेंट है। तुम चुपचाप से घुसे, तुमने अलग अलग ट्यूनिंग फोक लिए, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, फिर ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दो। तो तुम बताओ, अगर मैं L वर्सेस 1 बाई एफ का ग्राफ बनाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट?
यू टेल मी। इसको तुम ऐसे देखो ना, v/4f माइनस सी। ग्राफ का नेचर तुम्हें कैसे, बेटा ऐसा कोई बच्चा जिसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ नहीं आता हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का 1/f x की तरह हो गया, तो y की जगह, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव। हाँ बेटा, तो तुम मुझे डायरेक्टली बता दो कि अगर हम लोग बनाते हैं तो स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, m की वैल्यू v/4 v/4। तो ग्राफ अगर मैं तुमको इसका दे दूं तो तुम्हारा आंसर आ गया ना, स्पीड कितनी होगी, क्या ये बात समझे बेटा? हम यही तो कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमने ट्यूनिंग फोक लिए, अलग अलग लेंथ आई, हमने एक अप्रोक्सीमेटेड ग्राफ प्लॉट किया और तुमको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, तो 2 पॉइंट काफी है कि नहीं बेटा? किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना। यस सर। तो हमको मान लो कुछ स्ट्रेट लाइन मिली, हमारा m पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे बताओ, व्हाट इज द सर वैल्यू? माइनस सी। हमको ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा ना, अच्छा सॉरी माइनस सी है, तो हमारा कैसा ग्राफ बन जाएगा बेटा? तो वो नीचे से ऊपर आएगा। ऐसे कुछ ऐसे वाला ग्राफ बना लोगे, ये आपको माइनस सी मिल गया, तो क्या आप ग्राफ देख के एंड करेक्शन, स्पीड ऑफ द वेव सब बना लोगे? मेरी बात समझे? Yes, sir. तो बेटा ये क्वेश्चन अगर कभी आता है कि ट्यूनिंग फोर्क डिफरेंट है, तो वी वुड बी नीडिंग ए ग्राफ और हम अपना आंसर बता सकते हैं। वो आपको हो सकता है कि 2 वैल्यू दे दे L1 L2 की किसी भी तरह से, और आपसे ग्राफ बनवा ले कि F1 की मतलब L1 L2 दे दे और F1 F2 दे दे। आप चुपचाप से ग्राफ प्लॉट करना, ग्राफ में इंटरसेप्ट पहचान लेना, m पहचानना, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर क्लोज करूं? और किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है?